अस्सलाम वालेकुम। अब तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए साल 2024 कैसा रहा, और ना सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ रुनमा हुई, बल्कि जो आलमी मंजरनामा था उसके अंदर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई। जिस तरह सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया, और फिर जो पैलेस्टाइन का मसला है, ईरान का इशू है, अमेरिका के अंदर तब्दीली आई। एक मरतबा फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते। तो साल 2024 के हवाले से भी बात करेंगे, और फिर जो आइंदा आने वाला साल है 2025, उसमें खारजा पॉलिसी के महाज पर क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, और दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कौन से नए ब्लॉक्स बन सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में डॉक्टर जमील खान साहब, जो कि साबिक सफारतकार भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के का इनका सब्जेक्ट है, और ख़ुद भी क्योंकि सफारतकार रहे हैं, तो उनके साथ इस तमाम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड नाइस टू बी विद यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेलकम। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने मेरे इंट्रो में सुना कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, सबसे पहले हम उससे स्टार्ट ले लेते हैं और फिर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जाएंगे। आप कैसे देखते हैं, एक ओवरऑल अगर रिव्यू दिया जाए 2024 का, तो क्या आपको कैसी नज़र आई? कोई एक्टिव फॉरेन पॉलिसी नज़र आई या बस ऐसे ही? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी बाकी जो दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, खारजा पॉलिसीज हैं, उसके वो डायनामिक अंदाज में लेके चलनी पड़ती हैं। पाकिस्तान भी मुकाबलतन अगर देखा जाए 2023 के मुकाबले में 2024 या 2022 के और 23 के मुकाबले देखा जाए तो 2024 में मुकाबलतन मुतहर्रिक नजर आए। लेकिन दुनिया में इतनी ज्यादा चैलेंजेस आना शुरू हो गए कि क्या हम उससे मुताबिकत रख सके। काफी हद तक कोशिश की और काफी गुंजाइश भी इसमें थी मौजूद, और जिसकी वजह से जो अहदाफ हम हासिल करना चाहते थे वो सारे के सारे अहदाफ हासिल करना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बात सताइश की बात है कि कम से कम जो हमने हमारी इंगेजमेंट, जो हमारी हाई पावर डेलीगेशन आई, जो हमारे सरबराहान हमारे मुल्क में आए, जो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंगेजमेंट की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये इंगेजमेंट, हाई पावर इंगेजमेंट काफी बेहतर रही 2022-23 के मुकाबले में। तो अब रहा कि इसके फवायद क्या होते हैं। जब भी आपकी हाई पावर इंगेजमेंट होती है तो उसके पसे मंजर काफी ज्यादा तैयारियां की जाती हैं, काफी ज्यादा कमेटियां होती हैं, काफी ज्यादा फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस एंगेजमेंट होती है। तो उसके बाद फिर हाई पावर डेलीगेशन या हाई पावर विजिट्स होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के या किसी और मुल्क के। आपने जी। देखा कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, तकरीबन कोई 68-70 के करीब अफराद को लेके आए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में। इसी तरह चाइना का आपने देखा, जी। इसी तरह एससीओ के एससीओ। दरमियान दौरान आपने देखा। एससीओ एक काफी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा, जिसमें इस अरेंजमेंट्स को, ठीक है ये हम अपनी बारी पर हमने किया मेजबानी, वो अपनी जगह पर, लेकिन जिन हालात में हमने किया वो बड़े कठिन हालात थे। तो ये देखना पड़ेगा, और तमाम के तमाम जितने भी मिनिस्ट्रीज और इदारे जो इससे मुंसलिक थे, यकीनन उन्होंने एक काफी जांफशानी के साथ काम किया और जिसके एहदाफियात। अब रहा सवाल कि क्या हमने इससे हासिल किया। देखिए, फौरन हमारी खारजा पॉलिसी में जो भी मूवमेंट आज हम करते हैं, उसके अहदाफ उसी दिन, उसी हफ्ते, उसी महीने, उसी साल नहीं होते हासिल। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके अहदाफ मिलना शुरू होते हैं। जो एंगेजमेंट्स आज हमारी हुई हैं, जिन चीजों पे हमारे जो बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं या जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियल शेप देने में उसमें कुछ टाइम लग जाता है। महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। जी। अच्छा सर, डॉक्टर साहब पहले तो इस समत में हम जब जाना ये। शुरू हुए। जी। लेकिन याद रहे आपके नाज़रीन, जी प्लीज़ कैरी ऑन। आपके नाज़रीन के लिए मैं ये एक चीज बताता चलूं कि कोई भी मुल्क, किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही मजबूत होती है जितना वो मुल्क अंदर से मजबूत होता है। तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त, हमारी जो इकोनॉमिक मंदूशियत है, देखिए बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है, जी। हमारे अकाउंट डेफिसिट कम हुए हैं, हमने सारी अपनी जो डेट सर्विसिंग थी हमने उतार दी, हमारे रेमिटेंस भी बेहतर हुए, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हो सकी। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, और मजबूती के लिए
2-3 चीजें ही होती हैं मजबूती के लिए। सबसे पहली तो आजकल बात है आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए आपकी इकोनॉमिक मकबूलियत से निकलना होगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपको जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब दुनिया अक़वाम से आप इंगेज करते हैं, तो उस वक्त आपको मिनहासुल कौम इंगेज करना पड़ता है। टूटी फूटी स्प्लिट शुदा कौम वो दुनिया से जब इंगेज करता है उसका सरबराह, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, या जब उसका सफीर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बात करता है तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं समझाती है। तो एक बात तो ये कलीदी नुकता है कि हमें अपने मुल्क में मिनहासुल कौम अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब हमारी मजबूती आ जाएगी, हमारा फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो जाएगा, हमारे पासपोर्ट की अहमियत बढ़ जाएगी, हमारे जो अफराद बाहर जाते हैं या जो बात करते हैं उनकी अफजलियत बढ़ जाएगी, उनकी बात को लोग सुनेंगे, और फिर उसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो फैसले होते हैं वो फैसले हमारे थे। जी अब आ अच्छा जाते डॉक्टर हैं साहब एक ये कि सेकंड एक सेकंड जस्ट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन ना बिफोर गोइंग प्लीज अहेड। प्लीज जी मैं ये प्लीज। आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमने जब बात की चाइनीज़ प्रेसिडेंट की विज़िट की और एससीओ की हमने बात की, उस पर थोड़ा सा मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि एससीओ नो डाउट इट्स अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। इतना बड़ा इवेंट होना, हेड ऑफ स्टेट्स का पाकिस्तान में आना और उसको बड़े अच्छे और एहसन तरीके से अंजाम देना। लेकिन एससीओ के अंदर एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया से, हिंदुस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से भी उसी सतह की जो है वो नुमाइंदगी होगी, वो नहीं हुई। फिर डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए और उस पर भी एक थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये गुंजाइश रखी गई और उम्मीद की जा रही थी कि शायद बर्फ़ पिघले दोनों मुल्कों के दरमियान। तो एससीओ अपनी जगह, लेकिन बायलैटरली अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के साथ हमारी चीज़ें नहीं बेहतर हो सकी। या हिंदुस्तान के साथ हमारी चीजें बेहतर नहीं हो सकी, और हम सारों को इस चीज का अंदाजा है कि जब तक जो मोदी गवर्नमेंट रहेगी, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रहेगी, उस वक्त तक हमारे हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ज्यादा। हाँ, ऐसी सूरत में हो सकता है कि जब जियो पोलिटिकल मंजरनामा उसके तहत अगर इंडिया पर प्रेशर पड़े तो शायद फिर बात, लेकिन उसके भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा जिस हालात में अभी हैं उस हालात में हमने अपने आप को इस तरह संभाल के रखना है कि इससे ज्यादा खराबी पैदा ना हो दो मुल्कों के दरमियान। दोनों मुल्क एक जौहरी कुव्वत हैं, हमारी जो बॉर्डर पर जो स्क्रमिशेज होते रहते हैं जी वो बस उसी हद तक रहें, उससे ज्यादा ना रहें लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो ये तो रही इसकी बात, लेकिन ज्यादा हमारे जो बात है, फिक्र की बात है, सोच की बात है और अफसोस की बात है, वो अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान से जो हमारे सूरत हाल साले इस रवां साल में जो हमारे हो रहे हैं और आखिरी अयाम में जो हुए हैं जी हमारे, वो कोई ज्यादा जी बेहतर नहीं है हमारे। ठीक, तो अफगानिस्तान पे सर मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं इसको रैप अप कर लूँ इंडिया के साथ जो मसाइल हैं। एक ये भी होप थी कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब आएगी तो क्योंकि मियाँ साहब के अपने ज़ाती तौर पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद इस वजह से कुछ बेहतरी हो जाए, हाई कमिश्नर्स की वापसी हो जाए एटलीस्ट। और ट्रेड की बातें की जा रही थी कि किसी न किसी हद तक कुछ थोड़ी बहुत ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अंदर हिंदुस्तान खुद भी इंटरेस्टेड है कि ट्रेड पाकिस्तान के साथ दोबारा से शुरू की जाए। तो अब अगले उसमें चले, माजी में तो नहीं हुआ, आगे आपको नज़र आता है कि साल 2025 में या आगे चलकर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई बैक चैनल मुज़ाकरात, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे इन चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ हो, या वो जो कश्मीर वाला इशू है आर्टिकल 370, देखिए वो बैक तो नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उससे पीछे नहीं हट रहे, तो फिर क्या करेंगे? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? जी हाँ, देखिए 370 तो अब ये साबित हो गया है कि ये मामला बहुत कठिन होता जा रहा है कि पाकिस्तान का ये मुतालबा इस मन वन मान ले, खासतौर पर इंडिया। एक उम्मीद की किरण इस वक्त सामने आई थी कि जब इलेक्शन हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो जी वहाँ जब कांग्रेस बैक गवर्नमेंट आई है और जब वहाँ हमने देखा तो उसमें उनका एक कैंपेन के दौरान एक नुकता ये भी था कि हम इसको 370 को वापस करवाएंगे। तो अभी अगर कुछ मामला हुआ तो वो इंटरनली वहाँ अगर वो जोर लगा के और अपने पॉलिटिकल जोर से वो कर लें, वापस करवा लें, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारे दफा और बहुत मरतबा हमने इंटरनेशनल कानून के हवाले से डिस्कस किया, हमने इस पे जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से डिस्कस किया, हमने इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हवाले से डिस्कस किया। हर लिहाज से ये गलत है, लेकिन इस गलती को साबित करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है
प्लेटफॉर्म इस वक्त हमारे लिए इतना ज्यादा मुफीद साबित नहीं हो रहा है, इसलिए दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह है। और मेरा इशारा है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से इंडिया पर के जो वारे नारे हो रहे हैं, जो जी। अमेरिका की आखिरी बात है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ कोई 7 के करीब ऐसे मुआहदे तय हुए हैं जो कि इस खिते में बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे साउथ एशिया में। तो बहरहाल इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप देखते मैं बात हैं को कि आगे कोई लेके जो चलता हूँ जो कि दोस्त जी हाँ, ममालिक हैं, जी जी, जो दोस्त ममालिक हैं या जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो किसी किस्म की सालिसी कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कि बर्फ़ पिघले, ऐसा कुछ हो रहा है? और दूसरा एक सवाल और भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई इस वक्त बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी सतह पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के? जी, जी, इस वक्त तो नज़र नहीं आता कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी के कोई इस वक्त मूवमेंट चल रही है। कोशिश की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी उसमें, क्योंकि वो हठधर्मी जो इंडिया की तरफ से जारी है चल रही है, वो 370 के बारे में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में इंडिया बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है और बाकी वही इल्ज़ामात और इल्ज़ाम तराशियों की बातें जी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही होती है। आपने एक सवाल मुझसे इसी ज़िमन में आपने एक सवाल मुझसे और भी किया जी। और वो आपने किया कि ट्रेड के हवाले से। हम्म। जी हाँ, एससीओ का जो आर्टिकल है, गालिबन 17 आर्टिकल, उसके तहत इंडिया के लिए अगर वो इस वक्त 7% उनकी जीडीपी है, जो कि इस खित्ते में बल्कि दुनिया के बहुत टॉप मोस्ट 1-2 कंट्री और होंगे, चाइना की भी इतनी नहीं है, अमेरिका की भी इतनी नहीं है। तो उस लिहाज से अगर वो अपनी इसको मेंटेन रखना चाहता है, साथ को, बल्कि उनके ख्वाब ये हैं कि डबल डिजिट में उनकी जीडीपी जाए, तो हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि वो एससीओ से फायदा उठाए। और एससीओ के चार्टर में दिया हुआ है कि वो कनेक्टिविटी के साथ-साथ ये एक्सेसिबिलिटी देंगे कंट्रीज एक दूसरे को। या जी। मतलब ये कि पाकिस्तान भी ऑब्लाइज है कि तमाम एससीओ मेंबर्स को एक्सेसिबिलिटी दे, रोड एक्सेसिबिलिटी। लेकिन हम्म। ज़ाहिर हर कंट्री अपना सॉवरेन कंट्री होता है और वो अपने सॉवरेनिटी के हिसाब से अपने मुश्तरका मफादात को भी वो मद्देनजर रखता है। तो उस लिहाज से हमारी कंडीशंस इसमें हैं और वो जो ट्रेड की आप बात कर रही थी, हमने उनको लिस्ट दी हुई है ट्रेड की कि अच्छा। आप इन पॉइंट्स पर बात करें, तो हम हम्म। ज़रूर आपसे करेंगे। इंडिया इस ट्रेड में भी चाहता है कि जो उसके बैलेंस, ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में सब ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएँ, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमें इल्म है, इंडिया को भी इल्म है कि इस वक्त इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आ रहे हैं या हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका ये इंडिया की तरफ जा रही हैं, वो 65% उसका रीपैकिंग हो रही है यूएई में। हम्म। तो ये अगर डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाए तो जी। ज़ाहिर दोनों ममालिक के लिए इससे फ़ायदा है, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि उसको एक एससीओ कंट्री से सेंट्रल एशियन में सारे के सारे ममालिक में उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो उस लिहाज से आगे चल के आपका सवाल एक मुझसे ये भी था कि आप क्या समझ रहे हैं 25 के 2025 और आगे। यकीनन इंडिया का सर्वाइवल इसी में है, अगर वो डबल डिजिट की तरफ जाना चाहता है हम्म। और जो जाने की कोशिश कर रहा है और सारी तकदो उनकी है, तो ऐसी सूरत में उनको ज़रूर पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी पड़ेगी, लचक लानी पड़ेगी, हम्म। वरना वो अपना ख्वाब अपना पूरा नहीं कर सकेंगे और इस टेंशन की सूरत में ना इंडिया इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी इसका प्रेशर और टेंशन ठीक। इसकी सर, आती इसके है, साथ साथ स्ट्रेस आता है। क्रिकेट क्रिकेट का भी एक इशू है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी एक तनाज़ा खड़ा किया हिंदुस्तान ने और फिर उसके ऊपर आईसीसी के अंदर, क्योंकि उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है। आप क्या देखते हैं कि क्रिकेट को भी जिस तरह से पोलिटिसाइज कर रहा है इंडिया, उसके ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? नहीं देखिए, स्पोर्ट्स को एक आम बात तो ये है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया से कोई भी तवक्को की जा सकती है, वो हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करेगा। आप हम्म। देखें कि जिस तरीके से अमेरिका में लॉबिंग की जाती है हमारे खिलाफ, जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से, जिस तरीके से आपने देखा कि जो इन्फो लैब्स कोई 700 के करीब जी। बनाकर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, हम्म। तो वो इंडिया का तो एक वतीरा है और उसमें काफ़ी हद तक ये कहना पड़ेगा कि इंडिया काफ़ी हद तक अपने जाल बिछा चुका था। ये तो और बात है कि वो पकड़ा गया, यूरोपियन यूनियन के हम्म। मालिक ने उसको पकड़ लिया, तो थोड़ा एक्सपोज़ हो गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया में कोई इस किस्म की कोई लचक आएगी आने वाले दिनों में और ये लॉबिंग और ये सिलसिला इंडिया का, इसको एडवांटेज सिर्फ़ जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में एडवांटेज मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एडवांटेज, लेकिन ये इंडिया को पता है कि जब तक वो
ब्रिक्स के से तो फायदे अभी उसको मिलना शुरू हो गए हैं हम्म। ब्रिक्स के हवाले से। लेकिन अगर ब्रिक्स के हवाले से वो फायदे उठा रहा है तो ब्रिक्स में मौजूद ममालिक और उन तमाम का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ग्लोबल साउथ से। देखिए इस वक्त हम्म। दुनिया ग्लोबल ईस्ट से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव कर रही है। यस। इस वक्त 17 to 18 ट्रिलियन की हम्म। इकोनॉमी चाइना है। और चाइना और रशिया की कुछ तकरीबन 3 से 4 बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है। तो तकरीबन आते जा रहे हैं। हालांकि ठीक है अमेरिका की इस वक्त क्योंकि वो ग्रीन पेपर छाप के तो हम्म। काफी उनकी उस लिहाज से 30 बिलियन के करीब है। लेकिन चाइना अपनी अस्करी कुव्वत में इकोनॉमिक साइड पर तो चाइना तकरीबन पैरेलल आ ही गया है। बिल्कुल। अब जो अपनी अस्करी कुव्वत में चाइना और रशिया वो अपनी जो इस वक्त खिलाई उनकी ताकत है यानी स्पेस में जो उनकी ताकत है हम्म। स्पेस की वेपनाइजेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ा के लेके जा रहे हैं कि उसकी तशवीश जी। अमेरिका और को सर, उसकी बड़ी सख्त जब तशवीश हो गई आप अभी कह रहे थे कि इंडिया एक्सपोज हुआ, ईयू डिसइंफो लैब की आपने बात की, ना सिर्फ वहाँ पे एक्सपोज हुआ बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई गई, हिंदुस्तान ने इसके ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और फिर कनाडा और अमेरिका के अंदर जिस तरह से कुछ किलिंग्स करवाई और कुछ प्लॉटिंग की और वो जिस तरीके से बेनकाब हुआ, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर भी अब हिंदुस्तान का वो चेहरा अजित डोवल और इन सब का बेनकाब हो चुका कि ये कर क्या रहे हैं, सिखों की भी किलिंग करवा रहे हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं मुल्कों के, उनके कंट्रीज़ के अंदर घुसकर ये टारगेट किलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। हाँ लेकिन हमें रियलिज्म की तरफ जाना चाहिए। हमें रियलिज्म की बात तो ये है कि इंडिया इन तमाम चीजों के बावजूद इंडिया पर एक्शन कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो इस वक्त इस खत्ते की रीजनल और ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है उन बड़ी कुव्वतों को जैसे अमेरिका और वेस्ट है कि उनकी उनसे तमाम फायदे। आपको एक और चीज मैं बताता चलो कि जी। जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट अमेरिकन आई है अमेरिका की और जो ह्यूमन राइट काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसको ह्यूमन राइट कमिश्नर ने आंसुओं के साथ अपने ढलकते आंसुओं के साथ पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी। जी। और उसमें तमाम वो जो हम गुफ्तगू करती आई हैं अपने तमाम चैनल्स पर और दुनिया गुफ्तगू करती आई है कश्मीरियों के खिलाफ जो जुल्म तआद्दी जबर सितम होती रही है और उसमें कितनी कत्ल वारत हुई है, कितने बच्चे, कितने पैलेट गन्स इस्तेमाल हुए हैं और तमाम चीजें उस रिपोर्ट्स में है, रिलीजियस फ्रीडम में है। और वहाँ जो उनकी एनएक्टमेंट की है उन्होंने कश्मीर के हवाले से इवन इंडिया में जो माइनॉरिटीज के हवाले से की वो तमाम चीजें दुनिया के सामने है। लेकिन हमें अगर रियलिज्म की तरफ जाते हुए इस चीज का तजिया अगर हम करें तो फिर सवाल एक तो उभरता है और सवाल तो एक बनता है कि क्यों नहीं फिर यस। दुनिया खिलाफ इंडिया के खिलाफ कोई कोई एक्शन ले रही है। और उसका जवाब ये बनता है जो तजिया ये बनता है क्योंकि वेस्ट का इंटरेस्ट इस वक्त है इंडिया में इस तनाजुर में कि चाइना कंटेनमेंट के तनाजुर में सिर्फ इंडिया ही वाहिद चौधरी के तौर पर उन्होंने इस वक्त बनाया हुआ है। ठीक है अवकाश भी है और क्वाड भी है बाकी चीज लेकिन इंडिया को चौधरी जी। बनाया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया ये तमाम जो इस वक्त इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उससे दुनिया नजरें दूसरी धड़ल्ले से तरफ कर रहा है और कोई उस पर कुछ नहीं कर रहा। चलें, अब अफ़गानिस्तान की आप उस वक्त बात कर रहे थे, अब हम अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो 2024 था वो एक बड़ा ही बैड और आप कह सकते हैं नेगेटिव भी और बहुत ही बुरा एक साल रहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि हालात बेहतर होंगे, तो बेहतरी की बजाय हालात ख़राब हुए और आए रोज़ जो है अभी 2 से 3 रोज़ कबल भी अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की जो पोस्टें हैं वहाँ से फायरिंग की कोशिश की गई पाकिस्तान की अंदर बॉर्डर पार, और फिर पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया उसको बड़ा स्ट्रॉन्गली और वहाँ पर भी बड़े भारी नुकसानात हुए। तो ये चीज़ें ये रूटीन बन चुका है, आए रोज़ वहाँ से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, आए रोज़ वहाँ से फायरिंग होती है। आप कैसे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मसला है क्या और हल कैसे होगा? अफगानिस्तान के साथ मसला तो तारीखी मसाइल चले आ रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो तारीखी दोस्ती है और जो तारीखी हमारी बरादराना ताल्लुकात हैं जो तारीखी तौर पर हम जो कल्चर हो गया रिलीजन हो गया जी। हमारी बहुत सारे मामलात में जो कम्युनिटी है हमारी वो अफगानिस्तान के साथ उसको हम ज्यादा परवान नहीं चढ़ा सके। नंबर वन। नंबर टू हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ा ली जब हमारे एक जनरल साहब उस वक्त के
सरबराह एसआई के, जी, जी। जब एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट आएंगे जब, तो पाकिस्तान गया वहाँ, और साथ में तालिबान हमारे जो है वो बस अब जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं हुँ, समझता हूँ कबल वक्त बातें थी, जब पावर में कोई फोर्स आती है या कोई जंगजू ग्रुप आता है या जी। फ्रीडम आते हैं, तो उन्हें फिर बहुत सारी चीजों का इदराक हो जाता है। अब रहा सवाल, दो तीन यहाँ बनते हैं, और जो हम अपने आप से भी करते हैं और बस भी करते हैं, और सारे चैनल्स पे भी डिस्कस हो रहे हैं, दुनिया भी डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान आफ्टर ऑल क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है इन हुँ, टेररिस्टों को, जैसे टीटीपी है। तो इसका कुछ शाखसाना और इसकी कुछ सिरा इस तरह मिलता है कि जब टेक ओवर किया तालिबान ने, तो टेक ओवर करने के बाद जिस वक्त वो कैदी छोड़ रहे थे काबुल से और मुख्तलिफ जेल खानों से, जी। तो उस वक्त टीटीपी के भी छोड़ रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिन लोगों के हाथों में पाकिस्तान के बच्चों का खून है, पाकिस्तान के लोगों का खून है, कम से कम उनको तो हमारे हवाले कर दें। उन्होंने नहीं किया, लेकिन हुँ, उसके बावजूद हम जो है वो चाय की प्यालियां लहराते रहे, और हुँ, हमने वो उस वक्त उस मामले को, जो कि हमने देखिए उनकी बड़ी आबियारी की है, हमने अफगान तालिबान को अपने पास यहाँ रखा। और उनकी अब भी, मेरे चंद दिन पहले मैं एक और इदारे की पैटर्नाइज करता हूँ, जो हुँ, कि हुँ। अफगानिस्तान में काफी फलाही काम भी कर रहा है टेली मेडिसिन में। तो वो वहाँ मेरे से एक मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, जो कि भतीजे हैं प्राइम मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हैं, और अच्छा। उनसे जो बातें की, तो उन्होंने अपने दिल की बातें की कि नहीं, पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि वो मजबूत रहे, पाकिस्तान हमारे भाई हैं, सारी चीजें। लेकिन उनकी जो कदूरतें एक दो थी, उन्होंने बयान किया कि देखें, जब हम वीजा लेके आते हैं तो ये टेररिस्ट का क्रॉस करते हैं, आपने हुँ, बाढ़ लगाई हुई है, तो हुँ, आप इनको मारें, ठीक है, आप इनको एक्शन लें इनके खिलाफ। हुँ, लेकिन ये है कि वो किस तरह क्रॉस कर जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस मामले में, तो हकीकत ये है कि ये जो आवारगी ये शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफताब भी है। तो हमें अपने साइड से, क्योंकि इससे पहले कि मजीद कोई खराबी पैदा हो, और इस खराबी की अगर ये पैदा हुई, तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम होगा कि अफगानिस्तान से हम अपने ताल्लुकात, जिनसे हमारी सारी उम्मीदें थी, जिनसे हमारी इतनी ज्यादा कि हमने उनको 30 साल तक वी टुक लुक जी। आफ्टर देम, और फिर उसके बाद अगर स्टिल कोई ऐसा लुकिंग आफ्टर मामला, देम। जी, और उनके बच्चे और अभी भी तालीम जी। हासिल कर रहे हैं बहुत से। तो मेरा कहने का मकसद ये कि इससे पहले कि अफगानिस्तान से इतनी ज्यादा हमारी मुखासमत हो जाए कि इंडिया वो स्पेस दोबारा लेना शुरू कर दे, हुँ। तो हमें इस पे बहुत अपने लेकिन फॉरेन। कैसे काम करना होगा, तो कैसे कौन से स्टेप्स लेने होंगे? अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो डीजीएसपीआर का प्रेशर था, उसमें भी उन्होंने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया और उन्होंने बिलख़ुसूस इस पे एम्फसाइज़ करके कहा कि अगर अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तानियों का खून बहाया जाएगा और अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ की जाएगी, तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठकर तमाशा देखते रहें। तो ये स्टेटमेंट अब ये जी। बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। देखें, अगर कोई आपको गोली बरसाएगा, चाहे उसके मोहरक़ात और उसके पस मंज़र कुछ भी हो, तो आप हुँ, उसको हार तो नहीं पहनाएँगे। ये बात तो दुरुस्त फरमाया हुँ, आईएसपीआर के हेड ने। लेकिन साथ में ये बात भी दुरुस्त है कि उनकी क्या हैंडलिंग, हमने जब से तालिबान पावर में आए, दोहा एग्रीमेंट में हमने मदद की। दोहा एग्रीमेंट के बाद वो हुकूमत में आए, और उसके बाद विड्रॉल, जब यूएस की विड्रॉल के बाद, तो क्या उस वक्त से लेके अब तक हम जिस अंदाज में अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने ताल्लुकात को लेके चलना चाहिए था हमें, क्या जी। हम उस तरह लेके चलते? हम मैं समझता हूँ कि हमें उसका भी अहाता करना चाहिए। और जो उनकी कुदरतें हैं, वो देखिए, इसका हल क्या होना है? जी। इसका हल सिर्फ नेगोशिएशन है, और भाइयों के दरमियान नेगोशिएशन बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, देखें, हुँ, जब तक उस पर हावी था, इंडिया के हुँ, तमाम वो इंटेलिजेंस हावी थी, उस वक्त तक बांग्लादेश और हसीना हमारी बात नहीं सुनती थी। ट्रू। अब वहाँ की अवाम सारे के सारे हमारी न सिर्फ बात सुन रहे हैं, पाकिस्तानी तराना बांग्ला में बजा रहे हैं, वहाँ हुँ, जिन्ना डे मना रहे हैं, हुँ, और हम थोड़ी सी सुस्ती उसमें भी कर रहे हैं कि हम अब तक जो हमें चीजें करनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, हुँ, ताकि हमारी गैल्वेनाइजेशन ज्यादा शुरू हो जाए, ताकि इंडिया दोबारा वो स्पेस ना लेना शुरू कर दे। तो जी। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बात है कि अफगानिस्तान में भी जो भी मोहरक़ात हैं, हुँ, जो हमें काइनेटिक एक्शन लेना था और लेना चाहिए, वो तो ले रहे हैं, ठीक है।
वो तो कोई भी अस्करी कुव्वत यही करेगी, उनका काम है कि लेकिन अपने सर मुल्क की पॉलिटिकल इंटीग्रिटी लीडरशिप की और अगर हम बात सॉवरेनिटी करें तो फॉरेन मिनिस्टर या फिर अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर या उस लेवल पे हाई लेवल पे अफगानिस्तान का दौरा किसी ने नहीं किया पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में से भी, और सेम सिचुएशन जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी है। तो ये अगर विजिट्स नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी, तो फिर तो वे फॉरवर्ड नहीं मिलेगा हमें। फिर वे फॉरवर्ड के बजाय कोई और कूद जाएगा उस मैदान हम्म। में, और फिर हमें वही सिलसिला होगा कि 16 की जिस तरह के इंडिया की कॉन्सुलेट्स वहाँ बन गई थी जी। और डेली हमारी एक उस पे रॉ के सबसे ज्यादा फंड्स वहाँ इस्तेमाल हुए थे। जी। तो अल्लाह करे ऐसी नौबत इंशाल्लाह आएगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया कि एक इदारे के मैं पैटर्नाइज कर रहा हूँ जो वहाँ काम करता है, हम्म। 20 सूबों में उनकी प्रेजेंस है, तो मुझे इतलात मिल रही होती हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम थोड़ी सी तो अपने कोर्स करेक्शन करें। हम्म। कोर्स करेक्शन क्या करना चाहिए? आप कवर करती हैं इस बीट को, जी। और आप का बड़ा वसी तजुर्बा इस मामले में है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ डील करने का एज अ रिपोर्टर जी। और एज अ जर्नलिस्ट। तो आप मुझे बताएं कि जो हमने कौन सी ऐसी टीम बनाई है हम्म। जिसमें दोनों तरफ के कबायली अमायदीन जो हम्म। वजन रखने वाले हैं उनको हमने रखे हों। हमने कौन सी कमेटी बनाई है जो कि दोनों बिल्कुल। साइड के उस तल्लुकात के लीडर्स शामिल होके और फिर उसके बाद टेबल टॉक बैठ के करें? हम्म। तो हमने वो नहीं करा। ठीक नहीं है, कर। हमें और पता है एक कि एक कुछ सर हमें डॉक्टर साहब हमें एक ब्लेम गेम दोनों इतराफ से नज़र आता है। यहाँ से भी यही कहा जाता है कि वहाँ से टेररिस्ट इधर आते हैं, और वहाँ से भी हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ब्लेम आते हैं। तो एक वो जो ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और जो आप बात करें कमेटी, अब एक 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 थोड़ा सा एक ये चीज़ सोची जा रही है कि एम्बेसडर सादिक जो हैं, क्योंकि पहले भी अफगानिस्तान में एम्बेसडर रहे हैं, और उनके जो वहाँ के लॉर्ड्स हैं जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट में का हिस्सा है, उनके साथ बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद उनके जाने से कोई बेहतरी है। लेकिन एक शख्स जो है वो इतने बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकता। देखिए, मैंने जैसा कि इब्तिदान आपसे अर्ज किया कि कंट्री की जो अपनी एक पॉलिसी होती है, जी। एक एनवाय, एक एलची खाली, हम्म। वो उसके चेहरे को देखकर, ठीक है, उनकी लैंग्वेज पर कमांड है, उनकी एक अंदाज है जिस अंदाज से तालिबान बड़े मुतमईन और बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम्म। एम्बेसडर के, वो हमारे अच्छे एलची है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि वो एलची गरीब तो उस वक्त अपना काम दिखलाए ना कि जब बाकी तमाम के तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उसको सपोर्ट करते हुए, जो वो बात करे उसकी बात को हम्म। माने भी, जो वो तजवीज दे उसकी बात को माने भी, तो तब तो मामला बनेगा। जी। लेकिन ये है कि यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिविजुअल अकादरीन हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझने लगते हैं, हम्म। जिसकी वजह से हमारे एलचियों की बात, साबिक जैसे एलचियों की बात वो कम सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है कि जो तजावीज हमारे स्पेशल एनवाय देंगे उस पर कोई ना कोई उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सादिक जैसे चेहरे जैसे, और उसके अलावा हमें अब कबायली अकाबरीन, हमें उस तरह के पाकिस्तान और तालिबान के लीडरान को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। वहाँ सवाल टीटीपी का, तो हम्म। टीटीपी के साथ वो जब पूरे 3 दहाइयों तक जब शोल्डर से शोल्डर मिलाकर सोवियत यूनियन के खिलाफ 20 साल लड़ते रहे और 10 साल से वो नेटो फोर्सेज और आईसेक्ट से हम्म। लड़ते रहे, तो अब उन्हें देखिए 20 के करीब वहाँ ग्रुप है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग कमेटी ने जिसको कि बिल्कुल आया करके सिक्योरिटी काउंसिल को पेश कर दिया है अफगानिस्तान में। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, अफगानिस्तान के 6 बिलियन अभी तक अमेरिका दबा के बैठा हुआ है, उनको पैसे नहीं दिए गए जी। हैं, उनका स्ट्रक्चर कमजोर है, वो भी गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है। तो वो हर एक ग्रुप से 20 ग्रुप का रिपोर्ट किया गया है, तो हर एक ग्रुप से अगर लड़ाई लेंगे तो उनकी जंगजू होना अपनी जगह पर, लेकिन एक हुकूमत में रहकर मामला को कंट्रोल करना अफगानिस्तान के लिए, उनको जब तक वो जराए नहीं मिलेंगे उस वक्त तक वो इतने मजबूत भी नहीं होंगे। अच्छा सर, तो यहाँ मामला एक ये है सवाल कि और है, एक सवाल, सॉरी टू कट यू, एक सवाल और है कि अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता, चाइना का भी लगता है, और भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन मसला जो है वो ये टीटीपी का जो इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही क्यों होता है, बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं होता? हाँ जी, पाकिस्तान के तकरीबन 26,640 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। जी। तो वो, और दूसरा ये है कि न चाइना के साथ दोनों साइडों पर एक कबाइल रहते हैं, न ईरान के साथ दोनों हम्म। साइडों पर एक कबाइल रहते हैं। हम्म। पाकिस्तान में
काकड़ एयर दोनों साइड पर हैं, शिनवारी दोनों साइड पर हैं, मोमन दोनों साइड पर हैं, इसी तरह बहुत सारे कबाइल दोनों साइड पर कजन रह रहे हैं, रिश्तेदार रह रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के बॉर्डर कंट्रोल करना थोड़ी सी दुश्वारी पैदा करता है, और न सिर्फ दुश्वारी, जब ज्यादा सख्ती की जाए तो कदूरतें भी पैदा करता है। लेकिन एक चीज दोबारा रियलिज्म की तरफ अगर हम जाएं, तो हमारे बॉर्डर कंट्रोल करने में जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं या जी हमारी कस्टम क्लियरेंस में, वहाँ करप्शन का एलिमेंट भी है, यहाँ तक कि वीजे में भी करप्शन का एलिमेंट है, जिस हम्म तरह की रिपोर्ट्स आती जी हैं। सर, तो टाइम उन थोड़ा चीजों की वजह से शॉर्ट है, तो मैं चाह रही थी कि अब इसमें हमने दो कंट्रीज़ को डिस्कस कर लिया, हम अमेरिका के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें। अमेरिका के अंदर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ाहिर अब जनवरी के एंड पे उनकी ओथ टेकिंग है। आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर वाकई, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए भी वो बात करेंगे और करंट जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उसको अंडर प्रेशर लाएंगे। डू यू सी एनी सच थिंग? अमेरिका के देखें इंटरनेशनल लैंडस्केप पर, अमेरिका के लिए सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पाकिस्तान तो एक नुक्ते के बराबर उसके सामने हम्म आएगा ना। ये हम्म और बात है कि पाकिस्तान में लोग बहुत सारी चीजों की, जिस तरह अभी अफगानिस्तान की बात हो रही थी, हमास और उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि तालिबान तो बस अब हमारे होके रह गए। तो जी वो इसी तरीके से यहाँ भी कुछ आस और उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका में लॉबिंग काफी अच्छी ओवरसीज पाकिस्तानी की है, और उस लॉबिंग की वजह से बात ट्रंप तक पहुंच सकती है और पहुंचना शुरू हो गई है। तो ओके जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ऑफिस, हम्म हमारे वहाँ के सफीर, जिनको कि बुलाया गया है इस्लामाबाद में हम्म ब्रीफिंग लेने के लिए, क्योंकि वहाँ आगे जाके ऑप्टिक्स कोई ज्यादा बेहतर अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और हम्म ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब जब पिछली दफा आए थे अपनी हुकूमत में, आने के कोई 6 हफ्ते के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया था, जो जी डिसीटफुलनेस का और बाकी चीजों का, जी वो डिप्लोमेटिक आदाब में कहीं भी नहीं आते हम्म हैं। तो वो जो नी जर्क एक्शन हैं वो हम्म हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें पहले से, अगर कोई वहाँ के हमारे पाकिस्तानी हम्म ओरिजिन अमेरिकन या वहाँ कोई लॉबिंग अगर हो रही है, तो पाकिस्तान को भी अपने तौर पर उसी लिहाज से आने वाली कैबिनेट के जो लोग आ रही हैं उनसे एंगेज करके अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त जोग्राफिकल लिहाज से एक पिवटल कंट्री है, उसकी हम्म अपनी अफादियत तो बहरहाल है ही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो अगर किसी पॉलिटिकल मंजरनामे पर कोई लॉबिंग वहाँ हो रही है, तो उस सूरत में भी यस, लेकिन उसकी कोई प्रायोरिटी नजर फिलहाल नहीं आ रही है। उसकी जिस तरह के आस और उम्मीद लगा के यहाँ बैठे हुए हैं हम्म लोग। लेकिन बहरहाल जियो पोलिटिकल मंजरनामे पर इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हम पर स्ट्रेस आ सकता है। सऊदी अरब पे तो फिर आ ही रहा है, ये फैलना शुरू हो जाएगा। किस हद तक ईरान पे हमला, ये जी एक बहुत बड़ा नुक्ता था। चलते चलते मेरा ख्याल है कि दो तीन कलमात में ये भी जी बात कर ज़रूर ली जाए कि ईरान पर अटैक की आमद नजर आ रही है। तो हम्म उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी उसकी तपिश और उसकी जुम्बिश पाकिस्तान पर पड़ सकती है और हम्म पड़ेगी। तो उस लिहाज से क्या हमारी तैयारी है मौजूद, हम्म क्या हमारी एसओपीज मौजूद हैं, क्या हमारी कंटिजेंसी प्लान मौजूद हैं? देखिए, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में है, कुछ चीजें जो पॉलिटिकल मंजरनामे में हमारे हाथ में नहीं है। हम्म लेकिन उसके मुजमिर असरात से बचने के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाना तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मैं काफी हम्म मिनिस्ट्रीज में जाके काफी बड़े बड़े अहम लोगों हम्म से मिला हूँ, लेकिन वो कंटिजेंसी नजर नहीं आ रही। जी सर, वक्त की किल्लत थी, मैं चाह रही थी कि सीरिया के हवाले से, पैलेस्टाइन पे और ईरान पे हम बात करते हैं, जी लेकिन इसके लिए हम एक अलग नशिस्त एक मरतबा फिर रख लेंगे आपके साथ, जिसमें हम इन टॉपिक्स के हवाले से बात जी करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे और बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील खान साहब, साबिक सफारतकार, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अब तक पॉडकास्ट से रास्ता से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।